नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और आज हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में लगातार तेजी से फैल रहा है, कहा जा सकता है कि ये अब खौफ के परिंदे बन चुके हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि अब तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सरकार ने इन 6 राज्यों को कार्य योजना के अनुसार इस बीमारी पर काबू पाने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट किया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना के बीच अब बर्ड फ्लू ने भी तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत के 6 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश में पक्षियों के सैंपल लैब में भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश और केरल से बढ़कर बर्ड फ्लू के वायरस ने 4 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर कहीं ऐसी घटना मिलती है तत्काल ना फैले, इसके पूरे उपाय करने के हमें निर्देश दे दिए हैं। भारत सरकार की प्रॉपर एक गाइडलाइन है कि इस पे कैसे किया जाए। जैसे कोई कौवा मरता है तो उससे ऐसा ना फेंक दिया जाए, उसे बकायदा गड्ढा करके उसको गड़ाया जाए, चूना डाला जाए, सब तरह के उपाय किए जाएं। सुरक्षात्मक उपाय जो कर सकते हैं वो करने के पूरे निर्देश पूरे जिलों को दे दिए गए हैं और सभी जिले हमारे अलर्ट हैं और फील्ड में काम भी कर। इंदौर और नीमच में मुर्गी से जुड़े नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये सैंपल चिकन की दुकानों से लिए गए थे। भोपाल की हाई सिक्योरिटी एनिमल लैब में हुई जांच में इंदौर और नीमच से लिए गए सैंपल में H5 वायरस पाया गया है। अभी तक बर्ड फ्लू का सबसे अधिक असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में अधिक सतर्कता बढ़ा दी है। इससे पहले इंदौर में कौवों की मौतों का मामला सामने आया था। वहीं मंदसौर, आगर, मालवा इलाके में मृत कौवों में H5N8 वायरस की पुष्टि हुई थी। आंकड़ों की माने तो 23 दिसंबर से अब तक राज्य में 400 से अधिक ऐसे पक्षियों की मौत हो चुकी है। इधर उज्जैन नगर कमिश्नर ने सख्त रवैया अपनाते हुए चिकन दुकानों को बंद कराने के आदेश दे दिए हैं। हमारा आयुक्त महोदय का आदेश आए कि ब्लड फ्लू चल रहा है, जितने भी मुर्गे वालों की दुकान है बंद करना है। आज उस क्रम में हमने फजलपुरा में जो मुर्गा वालों की दुकान थी वो आज बंद करवाई। जब तक ब्लड फ्लू चलेगा जब तक ये दुकानें बंद रहेंगी। कितनी दुकानें हैं? ये 5-6 दुकानें वो आज हमने बंद करवाई। तो पृथ्वीपुर के सुरगा गांव में बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। 2 दर्जन से अधिक पक्षियों की अचानक मौत से आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गांव में दहशत के माहौल के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम पृथ्वीपुर पहुंची है। जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अगर पक्षियों की मौत होती है तो तत्काल सूचित करें और हम लोगों को किसी भी हमारे कहीं भी कोई भी व्यक्ति मिलता है या जिसका फ़ोन नंबर हो उसको सूचित करें, वो हमें सूचित करेंगे। हम तुरंत जाकर के उसकी जानकारी लेंगे और विभाग को सूचित करेंगे। यहाँ सर सूचना सुबह प्राप्त हुई तो हम सुबह आए तो यहाँ लगभग 20-25 अभी यहाँ घर पे पड़े हैं, कुछ मेड़ों पे भी पड़े हैं। लगभग और भी ज़्यादा संख्या हो सकती है इसकी। हमने देखा तो हमने तो बहुत ज़्यादा सारी चिड़ियाँ 50-100 दिखानी। फिर हमने वहाँ पर डॉक्टर के हम मतलब फ़ोन किया, इसलिए डॉक्टर लोग और जी सब लोग मतलब यहाँ पर आए। कौन से पक्षी मरे? यहाँ कौवा और जी काली वाली चिड़ियाँ और बुलबुल जी और कछु परिवार भी मरे। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस बर्ड फ्लू के नाम से पॉपुलर है। इस खतरनाक वायरस का संक्रमण इंसानों और पक्षियों को अधिक प्रभावित करता है। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन चिकन, टर्की और बतख की प्रजाति जैसे पक्षियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इससे इंसान और पक्षियों की मौत तक हो सकती है। तो दूसरी तरफ सरकार भी लगातार बैठक कर मामले की जानकारी ले रहे हैं। उज्जैन से अनिल बैरागी, पृथ्वीपुर से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो देश में कोरोना के बीच अब बर्ड फ्लू ने भी तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है और भारत के 9 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश में पक्षियों के सैंपल लैब में भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश और केरल से बढ़कर बर्ड फ्लू के वायरस ने 4 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं बर्ड फ्लू के आखिरकार क्या कारण है, कितना नुकसान इससे हो सकता है और क्या कुछ चीजें और भी आज सामने निकल कर आएंगी, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अब्रेज सौलत जी और वही हमारे साथ मनोज अहिरवार जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वेटनरी कॉलेज में, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का स्वदेश न्यूज में।
अबरेज जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, बर्ड फ्लू लगातार अन्य राज्यों में भी फैल रहा है, 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में कितना खतरनाक साबित हो सकता है और किस प्रकार से ये पूरा वायरस फैल रहा है? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा जैसे जिसे बर्ड फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमण से होता है, तो ये रिपोर्ट पहले भी हो चुके हैं। सबसे पहला जो रिपोर्ट हमारे पास आया था वो 1996 में चाइना में पाया गया था, और वहीं 1997 में पहला H5N1 का संक्रमण एक पोल्ट्री फार्मर के में पाया गया था। एंड वैसे जहाँ तक अभी रिपोर्ट्स बताती हैं, इसका इंसान में जो इन्फेक्शन है वो बहुत मुश्किल कम रेट में होता है, लेकिन जिनके अंदर ये पाया गया है उनकी मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। तो बेसिकली अभी जो वायरस है, अभी ह्यूमन जो ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट होते हैं उनके उसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है इनमें, और हालांकि इसका ह्यूमन में ट्रांसमिशन अभी तक सामने नहीं आया है, और अगर ये सामने आता है तो आगे देखना होगा किस तरह वो फैलता है और कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी बिल्कुल, आगे जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं उनको रोकने का प्रयास तो लगातार प्रशासन कर रहा है, लेकिन मनोज जी, आपको क्या लगता है किस प्रकार से ये जो है बर्ड फ्लू की पुष्टि जब हुई, कौओं में ये पाया गया, चिड़ियों में ये पाया गया, और अब तो पोल्ट्री फार्म में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है, ऐसे में जो आपने रिसर्च की होगी और जो रिपोर्ट्स देखे होंगे वो क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बर्ड फ्लू एक बहुत बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है। ये एवियन इन्फ्लुएंजा का है, तो इसको हम ऐसे लेंगे कि ये जो बीमारी है, ये जो स्ट्रेन है H5N8, ये केवल जंगली पक्षियों में और प्रवासी पक्षियों में पाया गया, जैसे कि कौआ, मैना, कबूतर, तोता, इन्हीं में रिपोर्टेड किया गया है अभी। तो इसको नहीं कह सकते हम कि ये जो अपने पालतू मुर्गियां हैं उनमें फैला है, क्योंकि जो पालतू मुर्गियों में फैलने वाला एवियन इन्फ्लुएंजा है, या जिसे हम सामान्य भाषा में बर्ड फ्लू कहते हैं, वो H5N1 अलग स्ट्रेन है, और अभी जो वर्तमान में जांच में आया है H5N8 वो अलग स्ट्रेन है। यानी ये दोनों के अलग अलग स्ट्रेन हैं, और इसका अभी अपनी पालतू मुर्गियों से या जो भी अपन पालतू पक्षी हैं उनमें प्रेवलेंस नहीं पाया गया इनका। लेकिन चिकन शॉप्स पर तो जो है, जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, जो छुरी चाकू इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पर ये वायरस पाया गया है। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो अपना जो सर ने बिल्कुल सही बोला है, जो स्ट्रेन है मोस्टली N5 और H8N वाला जो इन्फ्लुएंजा मिला है, H5N8 वाला, वो बेसिकली मिला है। बट एक केस अभी हिमाचल प्रदेश में मिला है जिसमें H5N1 मिला है, एंड तो मैं यही कहूँगा कि अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कितने स्ट्रेन्स आए हैं और किस स्पीड से बढ़ा है, बट सरकार को उसके लिए पहले ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, बिकॉज ये आज पहली बार नहीं है। अभी तक अगर आप देखा जाए कितना कॉमन है, 2006 से लेकर 2018 तक इसके ऑलमोस्ट 225 एपिसेंटर्स हो चुके हैं, और इसमें ऑलमोस्ट इंडिया को 80 से ऊपर करोड़ से ज़्यादा चिड़ियाओं का नुकसान हुआ था, और गवर्नमेंट को कम से कम 30-40 करोड़ रुपए कंपनसेशन देने पड़े थे। तो और सबसे बड़ी बात, जब कोरोना काल चल रहा है तो गवर्नमेंट कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, तो वो इस टाइप की जो पहले से जो सेंटर्स और एपिसेंटर्स जहाँ पाए गए थे, जहाँ पे इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट वहाँ ज़्यादा सतर्क है, और वो चाहती है कि इस टाइप का इन्फेक्शन ह्यूमन कॉन्टैक्ट में ना आए, और जिससे कि ऑलरेडी जिससे कोरोना के जो वजह से लोग परेशान हैं, उस वजह से एक नए इसकी बीमारी की वजह से और परेशानी आई, तो गवर्नमेंट थोड़ा एहतियातन कदम उठा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इंदौर और नीमच में जो मुर्गी से जुड़े नमूने हैं, जो बर्ड फ्लू की जहाँ पर सैंपल लिए गए हैं, तो पुष्टि हुई है उनमें कि बर्ड फ्लू की, तो H5N1 जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, तो इसमें कितना फ़र्क होता है, कितना ज़्यादा खतरा होता है और नहीं होता है? क्योंकि जो अभी पाया जा रहा है, जिस चीज़ की पुष्टि हो रही है कि कौन सा वो वायरस है और जो खतरनाक वायरस है, दोनों में अभी फ़िलहाल कितना फ़र्क है? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो H5N8 जो अभी जंगली और प्रवासी पक्षियों में पाया गया है, जो वायरस जिसकी अभी पुष्टि हुई है एनिमल हाई सेंसिटिविटी डिसीज लैब में, उनमें ये पाया गया है कि इसका ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत लो है, वेरी लो, और इवन इफ ये अगर ये ट्रांसमिट होता है तो इसके लक्षण सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी के तौर पे हैं, और अगर किसी को लगता है कि वो पक्षी इस प्रकार के पक्षियों के संपर्क में है या पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार के कोई भी लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अभी तक H5N8 वायरस के संक्रमण से किसी भी मतलब इंसान प्रजाति में कोई बहुत ही
गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं। जी, अमरेश जी, क्या कुछ लक्षण होते हैं जब एक इंसान में ये वायरस फैलता है? पहले तो आपसे ये पूरी प्रोसेस जानना चाहेंगे कि बर्ड फ्लू जो है सबसे पहले पक्षियों में आता है, हम कहते हैं कि प्रवासी पक्षियों के द्वारा ही आता है, तो ऐसे में इंसान में फैलने के कितने क्या चांसेस होते हैं, कैसे ये जो है डाइवर्ट होता है एक ह्यूमन बॉडी में और किस प्रकार से वर्क करता है, जिस प्रकार से फिर उसके बाद ही हमें क्योंकि लक्षण सामने देखने को मिलते हैं, तो वो लक्षण भी क्या होते हैं? देखिए, मैं पहले बेस से स्टार्ट करूंगा। तो बेसिकली इन्फ्लुएंजा है क्या? इन्फ्लुएंजा एक नॉर्मल एक वायरस है जिसके 4 स्ट्रेन होते हैं, A, B, C, D। तो मोस्टली जो ए स्ट्रेन होता है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शस रहता है, जिसमें अभी तक जितने भी संक्रमण हुए हैं, वो जितने भी आपको अभी तक पैंडेमिक्स आए हैं, वो पूरे ए स्ट्रेन के आए हैं। वहीं पे बी और सी इतने बहुत घातक नहीं है, इसमें नॉर्मल फ्लू जिसे अपन बोलते हैं, सीजनल फ्लू उस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। और वहीं जो डी टाइप का वायरस होता है वो मोस्टली कैटल्स मवेशियों में पाया जाता है, तो वो नहीं। रही बात ए स्ट्रेन की, उसमें और इनके अंदर एक्चुअली जो अपन बोलते हैं H और N, ये क्या है? ये बेसिकली जो वायरस के ऊपर के प्रोटीन से जिन्हें पहचाना जाता है, इनका नॉमेनक्लेचर ऐसा किया गया है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि इसके 131 सीरोटाइप्स हैं और इनमें H5N1 को इसलिए इतना किया गया है, हालांकि इसका ह्यूमन कांटेक्ट बहुत कम है, इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत लो है। लेकिन जब 1997 में पहला केस आया था हांगकांग में, और उस टाइम काफ़ी जानो माल की हुई थी, तो जितना ट्रांसमिशन हुआ था उसमें मोर्टेलिटी रेट ह्यूमंस की बहुत ज़्यादा थी। बिकॉज इसमें स्टार्टिंग तो सिर्फ नॉर्मल लक्षणों से होते हैं, बट जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है या फिर जिनके लंग्स के पहले से उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनको निमोनिया बहुत जल्दी बन जाता है, और वो निमोनिया एक घातक रूप ले लेता है जिसे हम लोग ARDS बोलते हैं। उससे पेशेंट को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी परेशानी ह्यूमंस में आती है वो निमोनिया की आती है। बाकी जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं वो नॉर्मल सिम्टम्स, जुकाम, बुखार, खांसी, उसके थ्रू जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं उसमें निकल जाते हैं। लेकिन जो एज लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनमें इनके सिम्टम्स ज़्यादा घातक पाए गए। जी बिल्कुल, जितना ज़्यादा ये यानी कि स्प्रेड होगा, जितना ज़्यादा फैलेगा, उतना ज़्यादा खतरा और भी बढ़ेगा। मनोज जी, जिस प्रकार से हम बर्ड फ्लू को देख रहे हैं फिलहाल, तो आपको क्या लगता है फिलहाल की जो स्थिति है, लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, पक्षियों की मौत लगातार हो रही है, ऐसे में कितना ज़्यादा खतरनाक ये है और कैसा बड़ा रूप भी क्या ले सकता है? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो जिस प्रकार से H5N8 वायरस फैला है, इसके प्रकोप को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए हमें बहुत सारे बचाव अपनाने होंगे, जैसे कि मुर्गियों के बीच में दूरी रखनी होगी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, उनको जो भी उनकी देखरेख करता है केवल वही मुर्गियों के आसपास जाए और उनके बीच में रहे, कोई नया आदमी नहीं आना चाहिए। जब भी हम पोल्ट्री हाउसेस में, जहाँ भी हमारी कमर्शियल पोल्ट्री बर्ड्स पाली जाती हैं, मुर्गियाँ पाली जाती हैं, वहाँ किसी अनजान व्यक्ति को नहीं अंदर आने जाने देना चाहिए। और जो केयर टेकर हैं अगर वो भी जाते हैं तो प्रॉपर सैनिटाइज होके और कैप, मास्क, ग्लव्स, PPE किट पहन के, ताकि वो किसी भी प्रकार का बाहरी इन्फेक्शन अंदर ना ले जाएं। पोल्ट्री हाउस का पूरी तरह से सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। उसके बाद जैसे कि हम कोई भी किसी दूसरे मुर्गी फार्म से कोई भी ऐसी चीज़ उधार ना लें, जैसे कि हम कुछ उपकरण लाते हैं, खाना लाते हैं, दाना लाते हैं, हमें नहीं पता कि वो दूसरा वहाँ पे इन्फेक्शन है। और अगर हमारे पोल्ट्री फार्म के आसपास कुछ प्रवासी पक्षी या जंगली पक्षी पाए जाते हैं तो थोड़ा उनके रहन सहन पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो आते हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या मर तो नहीं गए, अगर वो हैं तो हमारी प्रेमाइसेस में तो नहीं आ गए हैं। अगर हमें लगता है, और हमें अपनी पक्षियों को बहुत नज़र रखना चाहिए, उनके ऊपर ये देखना चाहिए कि उनके लक्षणों में उनके कुछ परिवर्तन तो नहीं आ रहा, जैसे कि आँख से पानी आना, मुंह से पानी आना, कमज़ोर होना, बार बार आंखें बंद होकर गिर जाना, पैरों का रंग बदल जाना या उनके उत्पादन में कमी हो जाना, इन सब लक्षणों को हमको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हमें कोई भी ऐसे लक्षण अपने पक्षियों में मिलते हैं, पालतू पक्षियों में, तो हमें तुरंत जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वहाँ पे हमको सूचना देनी चाहिए और तुरंत, ताकि जो भी उनकी रैपिड एक्शन फोर्स है वो आके वहाँ का निरीक्षण करे और जो भी हर संभव बचाव के प्रयास हों वो अपनाए जाएं। बिल्कुल।
प्रयास लगातार किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। आपको क्या लगता है अमरीश जी कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या फिर काफ़ी है सिर्फ? क्योंकि लगातार हम देखें आंकड़ों की माने तो 23 दिसंबर से अब तक जो है राज्य में 400 से अधिक ऐसे पक्षियों की मौत हो चुकी है। वहीं इधर इंदौर और उज्जैन में भी नगर निगम कमिश्नर ने सख्त रवैया अपनाया है। उज्जैन में चिकन दुकानों को बंद करा दिया गया है, आदेश वहां पर जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको प्रशासन का जो पूरा इंतजाम है और जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी हैं या फिलहाल और भी सख्ती करने की ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट जो भी अपने स्टेप्स लेती है वो पूरे पहले से एसओपीज बने हुए रहते हैं, बिकॉज इंडिया उससे ऑलरेडी पहले बहुत सारी इस टाइप की जो पैंडेमिक से उसे फेस कर चुकी है। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली जानती है क्या करना है, कैसे जाना है। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है इसे क्यूलिंग बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो सेंटर्स होते हैं, जो इन्फेक्शस सेंटर्स पाए जाते हैं, उस एरिया का एक जोन बनाया जाता है, इन्फेक्शस जोन जिसे बोलते हैं। और उस एरिया में जितने भी खासतौर से जो पालतू पक्षियाँ होते हैं या पोल्ट्री होते हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज किया जाता है, जिससे कि ये इन्फेक्शन बाहर ना फैले। और रही बात ह्यूमन को कितना उससे बचना है कि सरकार के वो कदम है कि नहीं, देखिए ऑलरेडी अपन कोरोना काल में अभी चल रहे हैं, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। तो सेम वही प्रिकॉशंस लेने हैं जो आप कोरोना के दौरान ले रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना एंड भीड़ वाली जगहों में नहीं जाना। तो आई थिंक यही चीज़ें हैं। एंड ये गवर्नमेंट पहले से कई बार लोगों को आगाह कर चुकी है कि आप कोरोना नहीं गया है, ऊपर से ये स्वाइन फ्लू आ गया है। तो वही सेम जो दिशा निर्देश गवर्नमेंट ने दिए थे उसी को फॉलो करें तो आई थिंक अपन बच सकते हैं। लेकिन जैसे चिकन शॉप्स भी बंद करा दी गई हैं और कहा जा रहा है कि नॉनवेज से दूरी बनाकर रखिए, एग खाने को भी मना किया जा रहा है। कई लोगों में इस प्रकार का भ्रम है, तो क्या कितनी हद तक ये सही है और किस प्रकार से एहतियात इन सारी चीज़ों में बरतना चाहिए? देखिए, एक्चुअली ये वायरस जो होता है ये बहुत टेम्परेचर को सेंसिटिव होता है। तो बेसिकली जो भी अपन बेसिकली इस टाइप के प्रोडक्ट्स खाते हैं वो अपन अच्छे से पका के खाते हैं। तो टचवुड अपने जो इंडिया में जो खाने की पद्धति होती है उसमें डेफिनेटली अपन खाने को अच्छे से पकाया जाता है। तो 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में वायरस वैसे भी सर्वाइव नहीं करता। तो आई थिंक अगर अपन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अपन डायरेक्ट खाना छोड़ दें, जो खाने वाले लोग हैं आप उनसे डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप उसको अच्छे से पका के खाएं और अच्छे से सैनिटाइज करें, अच्छे से साफ सफाई रखें और प्रॉपर डिस्पोज करें। तो आई थिंक खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा था पहले भी इसमें ह्यूमन में ट्रांसमिशन रेट बहुत लो है। तो खाने से मुझे नहीं लगता कि अगर आप खाना छोड़ देंगे तो आपके अंदर इन्फेक्शन नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हैं, वो सेफ है। और डेफिनेटली जो हाँ अगर जो सेंटर्स जहाँ इन्फेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ की चिड़ियाओं को गवर्नमेंट डेफिनेटली निर्यात होने ही नहीं देगी कि वहाँ तक वो पहुँचे। फिर भी थोड़ा एहतियात रखने में कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि चिकन शॉप्स बंद कराए गए हैं, कई मार्केट्स में बंद कराए गए हैं। इंदौर में हमने सबसे पहला देखा जब वहाँ पर आदेश जारी हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सोच समझ कर ये पूरा फैसला लिया जा रहा होगा, क्योंकि जब तक दुकानों पर साफ सफाई नहीं होगी और चिकन या फिर हम कहा जाए कि कोई भी नॉनवेज जब वहाँ पर बेचा जाएगा और लोग वहाँ पर खरीदने पहुँचेंगे तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि किसी भी तरीके से ये वायरस और भी ज़्यादा फैल सकता है। तो प्रशासन का ये फैसला कितना सही है, मनोज जी? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, प्रशासन अपने स्तर पे पूरी तरह से मुस्तैद है और वो किसी भी ऐसे विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी इन वर्तमान परिस्थितियों में भी चिकन और जो भी लोग खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो अगर उबाल के खा रहे हैं, पूरी तरह से पका के खा रहे हैं तो कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि वायरस बहुत हल्का होता है और 35 डिग्री टेम्परेचर पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जबकि हमारा जो खाना बनता है उबाल के या पका के वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही होता है। तो इन परिस्थितियों में अगर जो लोग मुर्गी का मांस या अंडा खा रहे हैं वो सेफ है। लेकिन प्रशासन इसलिए मुस्तैद है कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना या पक्षियों का ट्रांसपोर्टेशन रोकना, किसी अनजान जगह से पक्षियों का आना, ये सब कुछ प्रशासन ध्यान रख रहा है। उन्होंने अपनी टीम भी बनाई हुई है, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग और नगरीय प्रशासन के माध्यम से, कि किसी भी ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, लेकिन मनोज जी, जब स्थिति ऐसी बन रही है जहां पर हर रोज सैकड़ों पक्षियों की मौत हो रही है, ऐसे में हमारा फोकस यही है कि ये जो पक्षी हैं, ये जो बेजुबान परिंदे हैं, इनकी लगातार मौत हो रही है, लेकिन इसको कैसे रोका जाए? किस प्रकार से इस वायरस को रोका जा सकता है? क्या इसका इलाज है, मनोज जी?
जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक विषाणु जनित बीमारी है, इसमें कोई भी फिक्स इलाज नहीं है इसका। जैसे कि हम कोरोना से लगभग 1 साल हो गया है, कोरोना भी एक विषाणु ही है। कई तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, दवाई बनी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं स्पष्ट कहा गया कि ये दवाई उस पर कारगर है। इसी तरह ये जो वायरस है H5N8, ये भी एक विषाणु ही है। तो इस पे अभी कोई भी इलाज कारगर नहीं है, बस केवल इसका बचाव ही सुरक्षा है। बचाव जो सुरक्षा करेंगे या सैनिटाइजेशन, और अगर ऐसे कोई पक्षी मरते हैं तो उनको प्रॉपर उनके कलिंग करना, जैसे कि उनको मार देना और ज़मीन में गाड़ देना, ताकि दूसरे पक्षियों में ना फैले ये। जी, अगर ये इंसानों में जो है ट्रांसमिशन होता है अब्रेज जी, तो किस प्रकार से जो है इससे बचाव किया जा सकता है और क्या कुछ इसका इलाज होता है? क्योंकि कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं पहले भी, और ये भी कहा जाता है कि यदि इंसान तक ये वायरस पहुंचता है तो इंसान के जो है खतरे में जो जान होती है वो 60 से 70% तो खतरे में जान होती है, और 20 से 30% ही जो है उम्मीद होती है बचने की। तो बेहद ही खतरनाक ये वायरस होता है अगर देखा जाए, यदि वो इंसानों में ट्रांसमिशन होता है। तो ऐसे में क्या एहतियात बरतें, और क्या फिर अगर यदि ये वायरस इंसान तक पहुंच भी जाता है तो उसके बाद किस प्रकार से इलाज किया जा सके? देखिए, बचने के तरीके तो सेम है, जैसे मैंने आप पहले भी बताया था, जैसे अपन कोविड के दौरान अपन बचते हुए आए हैं, बस सेम तरीकों को फॉलो करना है। रही बात ट्रीटमेंट की, तो हाँ, ये सेम वही इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन हैं जो पहले भी हमारे पास आए थे, बस उनके थोड़े बहुत उनमें म्यूटेशंस रहते हैं, थोड़ा अलग सब टाइप है उसका, बट ट्रीटमेंट इनका सेम रहता है। हमारे पास अभी कुछ एंटीवायरल्स भी हैं, अवेलेबल हैं, जो काफ़ी कारगर हैं, एंड जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो एंटीवायरल्स इनमें भी काफ़ी वही असर करेंगी जो करते थे। प्रॉब्लम उनमें नहीं आती जिसमें माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, प्रॉब्लम आती है जो एस्थमेटिक्स हैं, जिनको लंग्स की पहले पुरानी बीमारी है, जिनकी एज ज़्यादा है, उनके अंदर हम लोग एक्चुअली निमोनिया बनने के बाद उनको मैनेज करना, एक वायरल इन्फेक्शन एक अलग रह जाता है, उसके बाद जो निमोनिया बन के जो ARDS की कंडीशन जैसे मैंने बताया था, जो लंग की गंभीर स्थिति होती है, उससे पेशेंट को निकालना वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इन्फेक्शन जो था वो तो करके चला गया, लेकिन उसके बाद जो निमोनिया बनता है उससे पेशेंट को उभरने में तो बहुत मुश्किलात आती है। ट्रीटमेंट डेफिनेटली अभी काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, एंटीवायरल टैबलेट्स भी फ्रीली अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने पहले भी जितने इन्फेक्शंस आए थे उनको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल SOPs बना के प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसके ऊपर हम लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो संवेदनशील लोग होते हैं, एलर्जिक लोग होते हैं, जिनके लंग कमज़ोर होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में थोड़ी मुश्किलात आती है। अब्रेज जी, क्या आपने पहले भी ऐसे कई केसेस देखे होंगे, और क्या आपके सामने ऐसा कोई भी केस आया है, कोई मामला ऐसा आया है जहां पर इंसान तक ऐसा वायरस पहुंचा हो और उसके बाद उनका इलाज किया गया हो? डेफिनेटली अभी रिसेंटली कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू आया था, उस टाइम भी यही कंडीशन हुई थी, बहुत अफरा तफरी मच गई थी, एंड समझ में नहीं आता किस तरह ट्रीट करने, बट धीरे धीरे हम उभर के आए। जो ट्रीटमेंट जैसे अपन लोगों को साइंटिस्टों ने उस पर रिसर्च करी, उसके वैक्सीनेशन आए, उसका एंटीवायरल टैबलेट्स आई, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट में बहुत सुधार आया। और यही सेम चीज़ स्वाइन फ्लू में हम लोगों ने फेस करी थी, और कितने पेशेंट्स थे, बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित हुए थे, बट विद टाइम वो चीज़ काफ़ी अच्छी रिकवर हुई। अभी के टाइम पे आप देखें तो स्वाइन फ्लू हुआ, इस टाइप के इन्फ्लुएंजा होता है, उससे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं आते हैं, काफ़ी इजीली ट्रीट होते हैं वो, एंड काफ़ी अच्छी रिकवरी रेट भी उसमें। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो सेम ट्रीटमेंट प्लान, सेम एंटीवायरस इस वायरस में भी असर करेगा, एंड इसको हम पराजित कर पाएंगे। बिल्कुल। मनोज जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि किस प्रकार से, जब कहा जाता है कि ये वायरस जो होते हैं मौसम के अनुसार भी जो है कई बार फैलते हैं और कई बार खत्म भी होते हैं, तो क्या बर्ड फ्लू की बात करें तो जब सर्दी का मौसम हटेगा और गर्मी का मौसम शुरू होगा तो क्या इसका असर देखा जाएगा वहाँ पर कि ये वायरस कम होता हुआ नजर आएगा, या फिर कितने चांसेस हैं वायरस की और आगे बढ़ने के? बिल्कुल यही है, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि जो वायरस है, विषाणु है, वो तापमान से संवेदनशील है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा, इसकी जो संरचना है, डीनेचुरेशन जैसे कहते हैं कि टूट जाना, 35 से अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान होता है तो इससे ये अपने आप में टूटने लगता है, और इसकी जो विषाणुजनक क्षमता है या रोगजनक क्षमता है वो कम हो जाती है, और ये ज़्यादा प्रभावशील नहीं होता है।
बिल्कुल, मौसम बदलते ही इस वायरस के कमज़ोर होने की पूरी संभावनाएं जताई जाती हैं, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल ज़रूरत है कि इस वायरस को रोका जाए। कि जिस प्रकार से आसमान में उड़ने वाले परिंदे अब खौफ के परिंदे बनते जा रहे हैं, उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, उनको रोकने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। अवरेश जी, मनोज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ पर जी, जैसा कि वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में कहा गया है, तो यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए अपने खुद के लिए और पशु पक्षियों, अपने अगर पालतू पशुओं पक्षियों के लिए या जंगली पशु पक्षियों के लिए। तो पहले तो सभी उपयोग करना चाहिए और इससे घबराना नहीं है। अगर हमको कहीं इस प्रकार के केस देखने को मिलते हैं, ऐसी कोई घटना हमारे संज्ञान में आती है, तो हमको तुरंत पशुपालन विभाग को या प्रशासन को सूचित करना, ताकि उस घटना को हम और ज़्यादा बढ़ने से रोक सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी एक अच्छा संदेश देने के लिए। तो जो लोग घबरा रहे हैं और जो लोग दहशत में हैं कि बर्ड फ्लू के केसेस उनके क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, उन्हें भी जो है सावधानी रखनी होगी। यदि आसपास आप पक्षियों को बीमार देख रहे हैं, उनमें कुछ बदलाव देख रहे हैं, तो बिल्कुल ज़रूर आप जानकारी पहुंचाएं। प्रशासन पूरी तरीके से कार्य कर रहा है और कोशिश लगातार यही है कि परिंदों को बचाया जा सके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।